गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन सी होती हैं? गैर कर राजस्व, या जिसे हम करेतर आय या करेतर राजस्व भी कह सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट जो होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बजट जो होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो सरकार की जो प्राप्तियां हैं, सार्वजनिक प्राप्तियां, और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बजट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक प्राप्तियां और सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसिप्ट जो होती हैं। अब ये जो रिसिप्ट से प्राप्तियां, उनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो टैक्स रेवेन्यू, करों से कितना प्राप्त हो रहा है, और दूसरा नॉन टैक्स, करों के अलावा अन्य सोर्सेज जो हैं उनसे सरकार को कितना पैसा प्राप्त हो रहा है। और जो खर्चा है वे उसके भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्लान योजनागत खर्चा कितना है, और दूसरा नॉन प्लान गैर योजनागत खर्चा कितना है। तो आज के इस वीडियो में हम सरकार की जो रिसिप्ट से प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, टैक्स रिसिप्ट्स और दूसरी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरकार की नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, गैर कर प्राप्तियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम सरकार की गैर कर राजस्व का मुख्य स्रोत अगर देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो कौन सा है? ब्याज, इंटरेस्ट। सरकार को विभिन्न स्रोतों से जो आय की प्राप्ति होती है वो उसके राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। टैक्स के अलावा, कहने का मतलब टैक्स में जैसे विभिन्न प्रकार के जो टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स हैं, आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, उपहार कर हैं, निगम कर हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, गिफ्ट टैक्स हैं। तो ये सारे टैक्स किस में आ जाते हैं? टैक्स रेवेन्यू में। लेकिन हमारा जो टॉपिक वो कौन सा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन सा है? तो उसका सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है, सरकार को कहीं से भी इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे उसने जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार हैं, या जो यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको अगर ऋण दे रखे हैं तो ऋणों पर जो ब्याज मिलेगा वो हो सकता है, या जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है जैसे रेलवे हो गया, दूरसंचार है, तो इनमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है। तो इनको अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकार के द्वारा इनको धनराशि उपलब्ध कराई जाती हैं। उस पर जो भी ब्याज की प्राप्ति होती है वो सरकार की आय का स्रोत हो गई। या फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, या सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, या सार्वजनिक उद्यमों को सरकार ने अगर पैसा उधार दे रखा है तो उन पर जो भी ब्याज की प्राप्ति होती है, तो इन सभी स्रोतों से जो भी ब्याज की प्राप्ति होती हैं वो सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है, इंटरेस्ट का हिस्सा है, ब्याज का। नेक्स्ट अगर हम दूसरा स्रोत देखते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है गैर कर राजस्व का, वो है लाभ एवं लाभांश, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। अब देखिए, डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? एक तरह से लाभ का ही भाग होता है। अब ये लाभ जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट की एक, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, तो आरबीआई को जो भी लाभ मिलते हैं वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है, गैर कर राजस्व का स्रोत हैं। अब रिजर्व बैंक के लाभ को जो ट्रेजरी बिल है, जैसे वो ट्रेजरी बिल का भुगतान करता है, चुकाता है, तो उसके बदले में उसको जो भी राशि मिलती है, या फिर सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती है, जो सार्वजनिक प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय है वो रिजर्व बैंक के माध्यम से होता है, तो उनसे जो भी रिजर्व बैंक को आय मिलती है, या फिर रिजर्व बैंक को फीस और फाइन के रूप में आय मिल सकती हैं, जो उसके अंडर में जो भी बैंक आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अगर उसने कोई जुर्माना लगाया है या कोई फीस अगर वसूल की है तो वो हो सकता है। या फिर जैसे रिजर्व बैंक के पास में विदेशी मुद्रा के भंडार होते हैं उनसे, या फिर राज्य सरकारों को जो ऋण दिया गया है उनसे ब्याज मिल सकता है, या फिर जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनसे प्राप्तियां हो सकती हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो हैं, सीमांत गतिरोध सुविधा जो हैं, तो इन सभी के माध्यम से जो भी पैसा मिलता है रिजर्व बैंक को, वो रिजर्व बैंक के लिए लाभ होगा। तो रिजर्व बैंक के जो लाभ होते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद में जैसे जो गैर वित्तीय संस्थान है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जैसे एलआईसी हो गया, जीआईसी हैं, आईडीआईबी हैं, तो इन संस्थानों के
लाभ हैं तो ये भी किस में आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू में, गैर कर राजस्व के हिस्से होंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो भी लाभ होते हैं वो भी गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। तो अभी तक हम दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, एक तो सरकार को ब्याज के रूप में जो भी आय की प्राप्ति हो रही है, दूसरा लाभ एवं लाभांश के रूप में जो आय की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों कौन से हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तीसरा स्रोत जो है वो है सार्वजनिक उद्यमों और संपत्ति से आय, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति हैं, जैसे भूमि है, उसको उन्होंने किराए पे दे रखा है, रेंट मिल सकता है उससे, या फिर जो विभिन्न खानें होती हैं खनिजों की, जैसे, तो उनसे सरकार को आय प्राप्त हो सकती हैं। तो खनिजों, भूमि से जो सरकार को प्राप्त आय हैं, सरकार की जो भी संपत्ति है उनसे सरकार को किसी भी रूप में आय की प्राप्ति होती है। या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है, जैसे स्टील उद्योग हो गया, ठीक है, लोहा में इस्पात उद्योग है, रेलवे हो सकता है, कोई तेल संयंत्र या रिफाइनरी है, तो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, आज वर्तमान समय में जैसे बड़े बड़े उद्योग जो हैं उनमें सरकार ने अपना निवेश कर रखा है, उसका, उनसे सरकार को जो भी लाभ की प्राप्ति होती है वो भी एक तरह से क्या है, सार्वजनिक उद्यमों से आय, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा है फीस एवं जुर्माना। सरकार को फीस एवं जुर्माने से भी आय की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कानून का पालन नहीं करता है, कानून अगर वो तोड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दंड स्वरूप कोई राशि भुगतान करनी पड़ती है। या फिर जैसे कोई कोर्ट का आदेश होता है, उसकी अगर वो पालना नहीं करता है, कोर्ट के आदेश की अगर वो अवमानना कर देता है, तो उसके ऊपर जुर्माना लगता है। या फिर हम कहीं पर पब्लिक प्लेस पर जाते हैं जहाँ पे एंट्री फीस होती है, जैसे म्यूजियम में चले गए, तो वहाँ का जो प्रवेश शुल्क होता है, किसी गार्डन में प्रवेश शुल्क हो सकता है, तो उन प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस से सरकार को जो इनकम हो रही है, या जो गवर्नमेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम को आयोजित करती हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनकी कुछ फीस होती हैं, तो वो आय का स्रोत हो सकती हैं। या फिर सरकार के जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, तो इन पर जो विज्ञापन चलते रहते हैं, ऐड चलते हैं, उनसे सरकार को आय हो सकती हैं। तो ये सभी प्रकार की जो आय हैं वो भी एक तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएंगी। समस्त प्रकार की जो फीस है, जुर्माना है, जैसे कोई नया उद्योग लगाना है, उससे अगर लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस का वैसे हम अलग से टॉपिक पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम केवल फीस एवं जुर्माना ही ले रहे हैं। सिनोरेज एवं मिंट से आय हो सकती हैं। सरकार जैसे सिक्के छापती हैं, तो सिक्कों पर जो अंकित मूल्य होता है उसकी तुलना में उसकी जो वैल्यू होती है वो एक तरह से क्या होती है, उसमें जो धातु लगी होती है उसकी वैल्यू एक तरह से क्या होती है, कम होती हैं। तो ये जो आय प्राप्त हो रही है, समस्त प्रकार की फीस और जुर्माना भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर आय का जो हिस्सा है वो कौन सा है, बिना उत्तराधिकारी वाली संपत्ति से आय। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु होने से पहले उसकी जो संपत्ति है उस पर उसने किसी को नॉमिनी, उत्तराधिकारी अगर नियुक्त नहीं कर रखा है, उसका कोई वारिस नहीं है, ऐसी स्थिति में उसकी जो भी संपत्तियां हैं उस सभी संपत्तियों पर किसका अधिकार हो जाएगा, सरकार का। तो जो व्यक्ति अपनी संपत्ति पर किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार की आय को हम क्या कहते हैं, एस्टेट कहते हैं, बिना उत्तराधिकारी वाली संपत्ति से आय। तो ये भी सरकार के लिए एक तरह से क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का ही भाग है। नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण भाग वो है विनिवेश से आय। वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे सरकार के द्वारा किसानों के लिए जैसे फसल बीमा योजना है, या जो आम पब्लिक हैं उनके लिए दुर्घटना बीमा की योजना हो गई है, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम हो गए, स्वच्छ भारत कार्यक्रम हो गया, मेट्रो परियोजना है। तो सरकार के द्वारा बहुत प्रकार के जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो उन कार्यक्रमों में सरकार को जो भी खर्चा होता है तो उस खर्चे की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो टैक्स के द्वारा जो राशि अगर पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इस स्थिति में सरकार अपने खर्चों के लिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, जो गैर कर आय के जो स्रोत हैं, उन पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, कभी कभी अपने जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो संपत्ति हैं, उद्यम हैं, उनकी वो नीलामी करती है, उनकी वो बिक्री करती हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की जो बिक्री की जाती हैं
उनसे जो सरकार को पैसा प्राप्त होगा उसको हम क्या कहते हैं, विनिवेश से आय। जैसे सरकार ने स्पेक्ट्रम को बेच दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्पेक्ट्रम है उनको अगर बेच देती हैं तो उनसे अगर जो आय प्राप्त हुई है, या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो इसको बेचने से जो राशि प्राप्त हुई है उसको हम क्या कहेंगे, विनिवेश से आय। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या कर देती है, सेल कर देती है, उनको बेच देती हैं, तो उनको बेचने से जो भी राशि प्राप्त हुई है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हिस्सा वो है लाइसेंस एवं परमिट हैं। सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कार चलाना चाहता है या टू व्हीलर चलाना चाहता है, उसके लिए उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उस लाइसेंस के लिए जो भी गवर्नमेंट ने फीस निर्धारित कर दी है उसको चुकाना पड़ता है। या जैसे हम कोई बस है जैसे, या ट्रक का अगर कोई मालिक है उसको अगर ट्रक पूरे भारत में चलानी है तो उसके लिए उसको परमिट लेना पड़ता है, तो उसकी जो भी राशि होती है ईयरली उसको जमा करानी पड़ती है सरकार के पास में। तो इनसे सरकार को जो आय प्राप्त हुई है, ठीक है, लाइसेंस एवं परमिट से सरकार को आय प्राप्ति हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण स्रोत वो है विशेष कर निर्धारण, स्पेशल असेसमेंट। अब देखिए स्पेशल असेसमेंट का मतलब क्या होता है, विशेष कर का मतलब क्या होता है कि जब सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र का विकास किया जाता है तो उसके जो पास वाला जो क्षेत्र है उसका भी एक तरह से क्या होगा, विकास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि सरकार ने किसी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए जैसे बांध का निर्माण कर दिया है या तालाबों का निर्माण कर दिया है, तो तालाबों का निर्माण करने से उसके आसपास की जो कृषि भूमि है उसकी वैल्यू, उसके जो प्राइस है वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ जाएगा। और उसकी प्राइस अगर बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार ने क्या किया है, वहाँ पे बांध बनाया है, सिंचाई सुविधा के लिए तालाबों का निर्माण किया है, तो इस खर्चे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, उस गांव के जो भी कृषि भूमि है, जो भी उस परियोजना से लाभान्वित होंगे उनके ऊपर सरकार क्या कर देती है, कुछ टैक्स निर्धारित कर देती हैं। तो इस प्रकार की जो आय होती है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष कर निर्धारण, स्पेशल असेसमेंट। तो ये भी एक तरह से क्या होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स होगा। विशेष कर निर्धारण से जो आय की प्राप्ति होगी उसको भी हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में सम्मिलित करेंगे। उसके अलावा जैसे उपहार एवं अनुदान से आय हो सकती हैं, सरकार के द्वारा जो गिफ्ट हैं, ग्रांट्स के रूप में भी सरकार को आय प्राप्त होती है। जैसे कि कभी कभी किसी देश में, या जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या हो गई है या भूकंप की समस्या है, या फिर किसी देश के साथ में, पड़ोसी देश के साथ में युद्ध हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे सामने संकट आ जाता है, तो संकट के समय जो लोग, ये जो संस्थान होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार को दान स्वरूप राशि जो है वो डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार की जो आय सरकार को प्राप्त होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। तो सरकार को जो उपहार और अनुदान के रूप में जो राशि प्राप्त होती हैं उसको भी हम क्या करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स में अगर हम इसको शामिल कर लेते हैं। और इसके अलावा अन्य स्रोत जो भी हो सकते हैं, मतलब टैक्स जो होते हैं उसके अलावा सरकार को जो भी रेवेन्यू मिल रही है जिसका उसको वापस भुगतान नहीं करना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो समस्त आय होगी उसको हम एक तरह से क्या करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज में सम्मिलित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट बजट में नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सी होती हैं, टैक्स के अलावा सरकार की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। कि वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, सरकार क्या करती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलाती है, बहुत सारे बड़े कार्यक्रम चला रही हैं। तो उन कार्यक्रमों के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को एक तो टैक्स रेवेन्यू पर निर्भर रहना पड़ता है, जो करों से आय प्राप्त हो रही है। लेकिन जब उस करों से जो आय प्राप्त हो रही है वो सरकार के लिए अगर सफिशिएंट नहीं होती, उसकी जो भी उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति अगर नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर सरकार को निर्भर रहना पड़ता है। तो आशा है कि आपको ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।